मैं ऋषिराज यादव CLC के इस डिजिटल एंड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे फिर से आपका वेलकम करता हूं। जैसा कि आपको पता होगा कि अभी तक हम 27 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं, अर्थात हम 2 चैप्टर भी कंप्लीट कर चुके हैं, ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज एंड उसके बाद डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। आज शुरुआत करेंगे एक नए चैप्टर की फिजियोलॉजी के, और वो चैप्टर है बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, इस चैप्टर में हम किन किन कंटेंट्स की बात करेंगे। उन कंटेंट्स के बारे में एक बार नज़र डाल लेते हैं। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन की बात करेंगे। ब्लड की बात करेंगे, लिम्फ की बात करेंगे, सर्कुलेटरी पाथवे की बात करेंगे, डबल सर्कुलेशन की बात करेंगे, इसके बाद ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, मानव परिसंचरण तंत्र की बात करेंगे। इसके अलावा कार्डियक एक्टिविटी, रेगुलेशन मीन्स हृदय चक्र का जो नियमन है उसकी बात करेंगे। डिसऑर्डर्स मीन्स जो भी इससे संबंधित विकार हैं उनके बारे में बात करेंगे। लास्ट में क्विक रिकैप एंड अदर्स, और जो भी रिलेटेड क्वेश्चंस हैं उन सब की बातें करेंगे। कंटेंट में याद रखें कौन कौन से पार्ट है। इंट्रोडक्टरी पार्ट ब्लड है, लिम्फ है, सर्कुलेटरी पाथवे है, डबल सर्कुलेशन है, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम है, कार्डियक एक्टिविटी रेगुलेशन है, डिसऑर्डर्स है, और क्विक रिकैप के बारे में बात करें। ध्यान से समझे, ये सारे पॉइंट एक एक करके हम स्टडी करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट इंट्रोडक्शन। दिमाग में एक ही क्वेश्चन आता है कि हमें बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन की क्या रिक्वायरमेंट थी। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि इससे पहले दोनों चैप्टर जो पढ़े हैं वो इससे रिलेटेड चैप्टर हैं। पहला पॉइंट, हमारी बॉडी के टिश्यूज को, ग्रुप ऑफ सेल्स को, उनकी एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है। न्यूट्रिएंट मॉलिक्यूल, जो पोषक तत्व हैं, वो रिक्वायर्ड है। और बॉडी सेल्स और टिश्यू के पास यदि टॉक्सिक सब्सटेंस या विषैले पदार्थ जो भी बने हैं उनको वहां से बाहर निकालना ये जरूरी है। तो गैसेज के ट्रांसपोर्ट के लिए, गैसों के परिवहन के लिए, पोषक तत्वों के परिवहन के लिए, हार्मोन के परिवहन के लिए, इन सभी के लिए हमें एक बॉडी फ्लूइड की रिक्वायरमेंट है। और वो बॉडी फ्लूइड जो है हमारे केस में एक कनेक्टिव टिश्यू या संयोजी ऊतक के रूप में पाया जाता है, जिसे हम कह रहे हैं ब्लड। तो सबसे पहले उस ब्लड के बारे में हम बात करेंगे। आपसे पूछ लिया जाए व्हाट इज ब्लड,
blood is a vascular connective tissue. Vascular connective tissue मीन्स आपसे रक्त के बारे में पूछा है। रक्त क्या है? संवहनीय संयोजी उत्तक है, जिसकी पीएच वैल्यू क्या है? पीएच वैल्यू 7.4, जिसे कह सकते हैं हल्का क्षारीय। इसके कौन कौन से घटक हैं, कंपोजिशन क्या क्या है, उनके बारे में बात करते हैं। कंपोजिशन ऑफ ब्लड रक्त के घटक कौन कौन से? तो मेनली दो पार्ट, एक पार्ट इसका 55% पार्ट, एक इसका 45% पार्ट। 45 फॉर्म्ड एलिमेंट्स, और दूसरा 55% पार्ट जो है वो है प्लाज्मा। ये जो 55% पार्ट प्लाज्मा है, इस प्लाज्मा के भी अलग अलग पार्ट है। 90 से लेकर 92% जो है वो वाटर है, 6 to 8% जो है वो प्रोटीन है, मिनरल्स है, नाइट्रोजिनस वेस्ट भी। यदि नाइट्रोजिनस वेस्ट की बात करें, यूरिया हो सकता है, यूरिक एसिड हो सकते हैं, एटसेट्रा। मिनरल्स की बात करें, HCO3 माइनस है, क्लोराइड है, सोडियम है, मैग्नीशियम है। प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन में एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, एंड फाइब्रिनोजन। एल्बुमिन का परसेंटेज लगभग 4% है, ग्लोबुलिन का 2% है। तो आपसे एल्बुमिन और ग्लोबुलिन का रेशियो पूछा जाए तो 2:1 मिलेगा। ये पार्ट तो ब्लड के घटक का 55% पार्ट है। इस 55% पार्ट में 90 से 92% वाटर, 6 to 8% प्रोटीन, मिनरल्स, बाइकार्बोनेट, क्लोराइड, सोडियम और मैग्नीशियम की फॉर्म में, नाइट्रोजिनस वेस्ट की फॉर्म में यूरिया है, यूरिक एसिड है, ये सब। और यदि बात करें हम फॉर्म्ड एलिमेंट की, तो इस फॉर्म्ड एलिमेंट में आरबीसीज है, WBCs, ब्लड सेल्स की फॉर्म में, और फ्रेगमेंट्स या टुकड़ों की फॉर्म में यहां पर प्लेटलेट्स है, और ये मेगा कैरियोसाइट के टुकड़े हैं।
क्लियर है यहाँ तक? 45% फॉर्म्ड एलिमेंट हो गया, 55% प्लाज्मा हो गया। फॉर्म्ड एलिमेंट में कौन कौन आ गए? WBC है, RBC है, प्लेटलेट्स हैं। प्लाज्मा वाले पार्ट में क्या आ गया? 90 से 92% वाटर है, 6 to 8% प्रोटीन है, मिनरल्स है और नाइट्रोजिनस वेस्ट। अब यदि इनकी वैल्यूज के बारे में और फंक्शन के बारे में देखा जाए, वो भी समझ लेते हैं। तो बेटा सबसे पहले हम बात कर रहे हैं WBCs। ऑल्सो नोन एज, WBCs को हम ल्यूकोसाइट भी बोलते हैं, जिनकी वैल्यू 6000 to 8000 पर mm³ है। यहाँ पर हीमोग्लोबिन एब्सेंट होता है, इसीलिए वाइट कलर होने की वजह से इसे श्वेत रुधिर कणिकाएं या WBCs कहा जाता है। इस WBCs को फिर आगे दो पार्ट में विभाजित कर रखा है। एक का नाम दिया गया है ग्रेनुलोसाइट, कणिकीय, और दूसरे का नाम दे रखा है एग्रेनुलोसाइट, अकणिकीय। किस आधार पर ये नाम दिया गया है? यहाँ पर ये कोई न्यूक्लियस है, तो इसके साइटोप्लाज्म के अंदर इस तरीके की कणिकाएं उपस्थित हैं, इसलिए इनको ग्रेनुलोसाइट या कणिकीय कोशिकाएं कहा गया। यहाँ पर ये इसके अंदर भी इस तरीके की कणिकाएं यहाँ पर नहीं होंगी, इसीलिए इसे एग्रेनुलोसाइट कहा गया। ग्रेनुलोसाइट को भी फिर आगे अलग अलग भाग में विभाजित कर रखा है। पहला है एसिडोफिल्स, जिसे इओसिनोफिल भी कहा जाता है। दूसरा है बेसोफिल और तीसरा है न्यूट्रोफिल्स। एग्रेनुलोसाइट जो हैं, उन एग्रेनुलोसाइट में दो हैं, लिम्फोसाइट एंड मोनोसाइट। इस तरीके से WBCs अलग अलग 5 उनका प्रकार दिया गया है। एक एसिडोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट। आकृति के आधार पर देखा जाए तो कैसा होगा? देखो, एसिडोफिल्स, ये सेल इस तरीके से न्यूक्लियस होगा यहाँ पर, और ये यहाँ पर क्या है? ग्रेनुल्स।
यदि इनकी परसेंटेज देखी जाए 2 to 3% WBCs की फॉर्म में होंगी। इसी को इओसिनोफिल भी कहा जाता है। क्यों कहा गया है? जब इसको इओसिन एक एसिडिक डाई है उसमें डाला जाता है तो इन कणिकाओं के अंदर इओसिन डाई पहुंच जाती है और ये अभिरंजित हो जाती है। जब हमारी बॉडी के अंदर एलर्जिक रिएक्शंस होंगी तो एलर्जिक रिएक्शन के समय पर इनका नंबर इंक्रीज हो जाता है, जिसे इओसिनोफिलिया कहा जाता है। क्लियर? पहला पॉइंट क्या था? शेप के आधार पर इस तरीके से होंगी। दूसरा पॉइंट, इसी में कणिकाएं हैं, उन कणिकाओं को एसिडिक डाई से अभिरंजित कर सकते हैं। परसेंटेज वैल्यू 2 से 3%। एलर्जिक रिएक्शन में इनका नंबर बढ़ने से इसे क्या बोल रहे हैं? तो एलर्जिक रिएक्शन में हमारी क्या करती है? हेल्प करती है। सेकंड, बेसोफिल। जीरो 0.5 से लेकर 1% तक इस बेसोफिल में इस तरीके से न्यूक्लियस मिलेगा और यहां पर भी कणिकाएं मिलती हैं, लेकिन यहां पर पाई जाने वाली कणिकाएं मिथाइलिन ब्लू बेसिक डाई से अभिरंजित हो जाती है और ये कोशिकाएं हमारी बॉडी के मास्ट सेल जो होती हैं उन मास्ट सेल की तरह व्यवहार करती, हैं। कैसे करती हैं? मास्ट सेल का यदि फंक्शन आपने पढ़ा होगा तो मास्ट सेल का फंक्शन होता है हिस्टामिन रिलीज करना, ये भी हिस्टामिन रिलीज करती है। सीरोटोनिन रिलीज करना, ये भी सीरोटोनिन रिलीज करती है। और हिपेरिन, ये भी हिपेरिन रिलीज करती है। हिस्टामिन क्या है? किसी भी वाहिनी को इस तरीके से फैला देगा। इसका मतलब वाहिनी शिथिलक है। सीरोटोनिन क्या है? सीरोटोनिन किसी भी वाहिनी को इस तरीके से संकुचित कर देगा। वाहिनी संकोचक है। और हिपेरिन जो है ये प्राकृतिक प्रतिस्कंदक है जो हमारे रक्त में बहते हुए रक्त को जमने नहीं देगा। पहली चीज मैं एसिडोफिल के बारे में बताया। एसिडोफिल इतनी परसेंटेज होगी, एलर्जिक रिएक्शन में जब एलर्जिक रिएक्शन होंगी तो उनमें हमारी हेल्प करेगी ये। और यहाँ पर ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट हैं जो ग्रेन्यूल एसिडिक डाई से अभिरंजित हो जाते हैं और एलर्जिक रिएक्शन में इनका नंबर बढ़ जाता है तो उसे बोलते हैं इओसिनोफिलिया कंडीशन। बेसोफिल, बेसोफिल ये मास्ट सेल की तरह बिहेव करती है। मास्ट सेल हिस्टामिन, सीरोटोनिन, हिपेरिन रिलीज करता है। हिस्टामिन का काम है ब्लड वेसल्स को फैला देना, सीरोटोनिन का काम है ब्लड वेसल को संकुचित कर देना, हिपेरिन का काम है प्राकृतिक प्रतिस्कंदक। और इसमें इस तरीके से आपको
न्यूक्लियस की शेप दिखाई देगी और यहाँ पर पाई जाने वाली कणिकाएं मिथाइलिन ब्लू से अभिरंजित हो जाती हैं, जो एक प्रकार की बेसिक डाई है, इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया है, बेसोफिल। क्लियर। तीसरा पॉइंट न्यूट्रोफिल का। न्यूट्रोफिल इसमें इस तरीके से मल्टी लोबुलर न्यूक्लियस पाया जाता है, कई लोब हैं इस न्यूक्लियस के, और यहाँ पर पाए जाने वाले कणिकाएं जो हैं वो एसिडिक और बेसिक, एसिडिक अम्लीय और बेसिक क्षारीय, इन दोनों से अभिरंजित हो जाते हैं। इसकी परसेंटेज वैल्यू देखी जाए तो 60 से 65% होती है, और इनका बिहेवियर कैसा है, फैगोसिटिक बिहेवियर है। ये बक्सकाण्विक रिएक्शंस को परफॉर्म करता है। बक्सकाण्विक रिएक्शन को परफॉर्म कर रही हैं जब भी हमारी बॉडी के अंदर बाहर से कोई भी जर्म्स या माइन्यूट पार्टिकल हमारी बॉडी में एंटर करेंगे तो उनको शरीर से बाहर और उनको शरीर से खत्म करने का काम कौन करेगी, न्यूट्रोफिल्स। ये तीनों जो मैंने बातें की हैं, चाहे वो न्यूट्रोफिल हो, चाहे एसिडोफिल हो, चाहे बेसोफिल हो, ये तीनों के तीनों के अंदर इस तरीके की कणिकाएं पाई गई हैं, इसीलिए तीनों ग्रेनुलोसाइट्स हैं, क्योंकि इनके साइटोप्लाज्म में, इनके कोशिका द्रव में क्या मिलते हैं, ग्रेन्यूल्स या कणिकाएं। ये कणिकाएं या तो एसिडिक डाई से या बेसिक डाई से या एसिडिक और बेसिक डाई दोनों से अभिरंजित हो जाते हैं, इसीलिए इनकी एक कैटेगरी क्या है, ग्रेनुलोसाइट। दूसरा दूसरी कैटेगरी है एग्रेनुलोसाइट, और इनके साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल नहीं पाए जाते। पहली कैटेगरी मोनोसाइट,